हम्म, क्या कहा? दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा होगा, हो जाएगा अभी। मैं 10 कलर बदल लेती हूँ। चलो आ जाओ सब लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। है ना, जिसमें नदी के ऊपरी मार्ग में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, कौन सा? नदी के ऊपरी मार्ग में, ऊपरी मार्ग यानी कि इसकी युवावस्था में, युवावस्था में निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। क्या विशेषता थी इस भाग की? यहाँ पे नदियां सिर्फ क्या करती थी? अपरदन करती थी। अपरदन किस प्रकार का? अभिशीर्ष, शीर्ष और अभिमुखी, अभिमुखी, ठीक है, सामने की ओर और ऊंचे भागों में कटाव करती थी, ठीक है। और किस प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित करती है? तो यहाँ पर आपके क्या क्या बन जाते हैं? वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, और क्या देखा था आपने? गॉर्ज बनते हैं, और क्या देखा था आपने? कैनियन बनते हैं, कैनियन बनते, ठीक है। और क्या बनता है इसके अलावा? जलप्रपातों का निर्माण होता है। प्रपात, जलप्रपात दो प्रकार के आपने देखे, एक स्थायी जलप्रपात और एक अस्थायी जलप्रपात, अस्थायी जलप्रपात, ठीक है। और क्या बनती है भैया? तो शिप्रिकाएं बनती है, शिप्रिकाएं बनती है। और क्या बनती है? शिप्रिकाओं के अलावा और क्या बनते हैं? तो पॉट होल्स, जल गर्तिका, जल गर्तिका, ठीक है। तो इतनी जो स्थलाकृतियां हैं नदी के ऊपरी मार्ग में, यानी कि उसकी युवा अवस्था में निर्मित होती है, किससे? अभिमुखी अपरदन, अभिशीर्ष कटाव की वजह से। इतनी बातें क्लियर थी ना लास्ट क्लास की? बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा नदी के मध्यम मार्ग में, यानी कि इसकी प्रौढ़ावस्था में, नदी के मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग यानी कि इसकी क्या? प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में निर्मित स्थलाकृतियां, में निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक। चल आ गए सब लोग? जमा हो गए? चल यहाँ, हाँ चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो नदी के जो मध्य मार्ग है, यानी कि इसकी जो क्या है? प्रौढ़ावस्था है। अब यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर को समझना है। हमने जो पहला मैप था उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके आओ। पहले मैप में नदी पहाड़ी भागों से क्या कर रही थी? निकल रही थी। और जहां पे ढाल कम होगा, मैंने कहा था कि जहां पे इस पहाड़ी का ढाल कम होगा वहीं से इसकी क्या शुरू हो जाएगी? प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। और ये जो प्रौढ़ावस्था है इसी को क्या कहते हैं? नदी का मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग, ठीक। इतनी बात अभी याद रखो। अब यहाँ पर ये जो नदी की प्रौढ़ावस्था है इसकी पहली विशेषता क्या है? कि यहाँ से जो नदियां हैं वो पर्वतीय भागों से उतर करके कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भागों में। तो इसकी विशेषता को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक सेकंड। नदी यहाँ पर क्या करती है? नदी यहाँ पर पर्वतीय भागों से, पर्वतीय, पर्वतीय भागों से कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भागों में। मध्यमावस्था में नदियां पर्वतीय भागों से निकलकर मैदानी भागों में क्या करती है? तो प्रवेश करती है। मैदानी भागों में क्या करती है? तो प्रवेश करती है। जैसे ही नदी मैदानी भाग में प्रवेश करेगी वैसे ही जो उसका आयतन है, आयतन है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी।
वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ थे संकरे, संकरे मार्गों से जितना एरिया उसको मिल रहा था उस एरिया से होकर के वो बह रही थी। लेकिन जैसे ही मैदान में पहुंची, अब उसके लिए जैसे ही कहाँ पहुंची, मैदान में पहुंची, तो अब उसके लिए जगह उसको कैसी मिल गई? ज्यादा। तो ज्यादा जगह मिलेगी तो क्या करेगी? ज्यादा जगह को घेर करके बहेगी, इसलिए इसके आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन ढाल कैसा हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको कोई प्रवणता नहीं मिल रही है, कोई ढाल, कोई जगह नहीं। मम्मी मेरे को ऐसा लगा कीड़ा है मेरे पैर के नीचे, है ना? तो इसका ढाल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ढाल कम होगा तो इसका जो वेग है उसमें भी क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नदी के पर्वतीय भागों से जैसे ही मैदानी भागों में ये प्रवेश करेगी, इसके आयतन में वृद्धि होगी, जगह ज्यादा मिलेगी, चौड़ी होकर बहेगी। जैसे ही चौड़ी होकर बहेगी तो इसका जो ढाल है, ढाल इसको मिल नहीं रहा है, प्रवणता खत्म है, तो ढाल कैसा हो जाएगा? मंद हो जाएगा। और जो उसका वेग है वो भी मैदानी भागों में पहुंचकर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस भूभाग की ये क्या है? विशेषता। अब इस भूभाग की तीसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर नदी, चूंकि आयतन में वृद्धि हो गई है, ढाल कम हो गया है, वेग कम हो गया है, तो यहाँ अपर्दन की जो दर है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपर्दन होगा जरूर, अभी अपर्दन बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो अपर्दन की दर है, जिस तरीके से यहाँ अपर्दन कर रही थी, वो अपर्दन ना होकर यहाँ अभिमुखी, और अभिशीर्ष कटाव कर रही थी, अभिमुखी अपर्दन कर रही थी, तो ये अपर्दन ना होकर के अब क्या करेगी? अपनी चौड़ाई में अपर्दन करने लगेगी, पार्श्विक अपर्दन करने लगेगी। लेकिन इसके जो अपर्दन की दर है वो इसके युवा अवस्था की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अपर्दन की दर कम हो गई, और किस प्रकार का अपर्दन शुरू हो जाएगा? तो पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन मुख्य विशेषताएं किसके? इसके मध्यम भाग की है। जब भी कभी यहाँ से आपको प्रश्न लिखने के लिए आए कि मतलब जैसे अभी मैं दूंगी तो फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, छोड़ो अभी इसको। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं ये कह रही थी कि कभी भी इस भूभाग से कि नदी के मध्य मार्ग में या प्रौढ़ावस्था में निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनका वर्णन करें, तो हमेशा शुरुआत यहाँ से करनी है। डायरेक्ट आपको ये नहीं बताना है कि ये स्थलाकृतियां बनती है। हमेशा भूमिका में आपको क्या डालनी है? ये जो तीन विशेषताएं मैंने यहाँ पे बताई है, इनको भूमिका में डाल करके आप शुरुआत करेंगे, उसके बाद देन आप इसकी स्थलाकृतियों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी भाग की मैंने अपनी अपनी विशेषताएं बताई है, पहले भाग की भी और अभी दूसरे भाग की भी, तो उनको हमेशा भूमिका में डालना है और उसके बाद फिर आपको इनकी स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए हैं? मध्य मार्ग में। तो अब इसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है इसके मध्यम भाग में, उसको एक एक करके देखेंगे। तो मध्य मार्ग में ये क्या करती है? निम्नलिखित स्थलाकृतियों को निर्मित करती है। निम्नलिखित स्थलाकृतियां यहाँ क्या होती है? निर्मित होती है। इनमें से जो पहली स्थलाकृति है इसको आप कहते हैं जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख या इसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु। ठीक है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु कैसे बनते हैं इसको समझना है। अब आपको देखो, जब यहाँ पर ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब क्या बह रही है? नदी बह रही है। इसको नदी को हम नीला कलर ले लेते। यहाँ से नदी आपकी बह रही है, यहाँ पे कटाव करी, इसलिए ये क्या हो गई? घाटी बन गई, वी शब्द बेली बन गई। और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ रही है नदी यहाँ पे अपर्दन भी कर रही है। इसका मतलब अपने साथ जो मटेरियल है उनको भी क्या करेगी? जनरेट करते चलेगी। तो जो ये लाल रंग का है इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप इसको अवसाद बोल सकते हो। नदी ऐसे आगे होकर बह रही है, जो भी अवसाद है उसकी ढाल के साथ, उसके वेग के साथ, नदी के जल की मात्रा के साथ क्या हो रहा है? आगे की ओर चल रहा है। नदी अब क्या करी? मैदानी भागों में प्रवेश करी। यहाँ पे पर्वतों की ढाल प्रवणता इसको कैसी मिली? कम मिली। तो उसके बाद ये यहाँ पे मैदानों में आ गई और मैदानों में आकर के जो भी बड़ा बड़ा इसके पास निक्षेप था,
अब एक जैसा निक्षेप तो सॉरी एक जैसा अवसाद तो नदी के पास है नहीं, कुछ बड़े बड़े चट्टानी खंड भी है, कुछ छोटे छोटे चट्टानी खंड भी है, कुछ बालू जैसे कण भी इसके पास मौजूद है। तो वे सारे कण अब कैसे होंगे, एक अरेंजमेंट में लगेंगे। जैसे कि आपको जब घर जमाने की, मान लो आपने कहीं घर शिफ्ट किया, ठीक है, घर शिफ्ट किया, घर का सारा सामान आपने अलग अलग बक्सों में, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर ऐसा है, इधर वैसा है, अलग अलग कार्टून्स में, अलग अलग बक्सों में उसको आपने क्या कर लिया, पैक कर लिया, गत्तों में, जैसे आपके इधर गत्ते बोला जाता है जहां तक मुझे ऐसा है, तो उसमें क्या कर लिया आपने, पैक कर लिया। अब उस सामान को आप कहाँ ले जा रहे हैं, जहां आपको शिफ्ट होना है वहां पर आप उस सामान को लेकर के जा रहे हो। सबसे पहले जब आप सारा सामान लेकर के जाते हो तो यही होता है ना कि भाई एक काम करो, सारे डब्बे उतार लो, जितने बड़े बड़े डब्बे हैं, जितना बड़ा बड़ा सामान है उसको पहले एक तरफ कर लो, जितना सामान था अपने घर में उतार लिया। अब जब घर में सामान जमाने की बारी आती है तो सबसे पहले जो बड़ा सामान अस्त व्यस्त है आप उसको व्यवस्थित करते हो, उसके बाद उससे मीडियम टाइप के सामान को व्यवस्थित करते हो, और उसके बाद छोटे छोटे सामान को आप अपनी अपनी जगह पर सेट करते हो जहां पर आपको वो चीजें लगानी है। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, जो बड़ा सामान जैसे कि सोफा हो गया, अलमारी हो गया, फ्रिज हो गया, पलंग हो गया, ये जो बड़ा बड़ा सामान है उसको आपने पहले एडजस्ट किया ताकि और जो छोटे छोटे सामान है उनके लिए भी आप जगह बना सको। तो यहाँ पर भी नदी जब क्या करती है, एक अपने दूसरे घर से एक नए घर में शिफ्ट करती है, तो उस नए घर में जब वो शिफ्ट करती है तो सबसे पहले अपने बड़े बड़े सामान को अरेंज करती है। तो यहाँ पर जैसे ही बड़े घर में वो शिफ्ट करेगी तो जितना भी बड़ा बड़ा सामान है सबसे पहले उसको ही अरेंज करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो नदी है सबसे पहले क्या करेगी, जितने भी बड़े बड़े चट्टानी खंड है उसको जमा कर देगी। अब यहाँ पर दो तरीके की स्थिति बन जाएगी, कैसे, दो प्रकार की स्थिति बनेगी। दो प्रकार की कैसे स्थिति बनेगी, या तो ये पंख बनाएगी, या तो ये पंख बनाएगी, या तो ये शंकु बनाएगी। जो पंख है वो कैसा बनेगा, पंख कैसा होता है, कभी मोर का पंख देखा है, कुछ इस तरीके से होता है। पंख किसी भी पक्षी का पंख देखोगे तो इस तरीके से आपको कैसा मिलेगा, बड़ा सा पंख हमेशा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि उससे पक्षी क्या कर सके, उड़ सके। तो यहाँ पर जो पंख बनाती है नदी, जलोढ़ पंख जो बनता है वो इस तरीके का होता है। शंकु की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का शंकु बनेगा। शंकु हम देखेंगे वो कैसा होता है, संकरा होता है, ज्यादा चौड़ाई उसमें नहीं होती, तो शंकु हमेशा इस प्रकार का बनता है। अब दोनों स्थिति ये बताओ कि जलोढ़ पंख, पंख कब बनेगा, जब कोई चीज फैल करके गिरेगी, कोई चीज फैल करके जाएगी तभी तो पंख बनेगा। और शंकु कब बनेगा, जब कोई चीज संकीर्णता से जाएगी, यानी कि एक जगह जाकर के जमा हो जाएगी, एक जगह जाकर के कोई ढेर, किसी चीज का जो ढेर है वो एक जगह जाकर के, ढाल तीव्र है, उस तीव्र ढाल से आपने उसको उतारा, तो उस तीव्र ढाल से उतरते हुए, अच्छा एक काम करना, क्या आपके घर में सूजी होगी, शक्कर होगी, ठीक है, नमक होगा, उसको आप अपनी मुट्ठी में भरना, मुट्ठी में ऐसे हाथ में लेकर के उसको आप क्या करो, ऐसा नीचे की ओर डाल दो, अपने हाथ से ऐसे नीचे की ओर डालो। जब आप चारों उंगली का सहारा लेकर उसको डालेंगे तो वो फैल करके गिरेगा, इसका मतलब क्या बन गया, पंख बन गया। और जब आप उसको दो उंगली से डालेंगे या एक उंगली से आप उसको नीचे डालने का प्रयास करेंगे तो वो एक जगह जाकर के क्या हो जाएगा, जमा। या आप दो उंगली से पकड़ के ऐसे चिमटी लगा के भी चिम्मट भर उसको रखेंगे तो भी क्या बन जाएगा, एक छोटा सा शंकु बन जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल यही होती है, जब नदी को पर्वत का ढाल कैसा मिलता है, तीव्र मिलता है। जो नदी है इसको जो ढाल है वो कैसा मिलेगा, तीव्र मिलेगा, तीव्र मिलेगा। तो जब तीव्र ढाल मिलेगा तो नदी यहाँ से जो अपना अवसाद है उसको क्या करेगी, सीधा ला करके यहाँ पर छोड़ देगी। तो जब सीधा ला करके अवसाद को उसने यहाँ पर छोड़ी तो यहाँ क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। और जब यही ढाल क्या होगा, कम होगा, ढाल कैसा होगा, कम होगा, तो इसी कम ढाल के सहारे जो ये अवसाद नीचे की ओर आएगा तो ये ऐसे फैल करके जमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसे फैल करके जमा हो जाएगा, जिससे क्या बना दिख रहा है, एक पंख नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जब ढाल मंद होता है तो नदी अपना जितना भी अवसाद है उसको फैला करके छोड़ती है, यानी कि पंख बना देती है। इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं, क्योंकि नदी द्वारा लाया गया अवसाद है। और जब ढाल तीव्र होता है तो नदी ला करके सारे अवसाद को एक जगह इकट्ठा कर देती है, जिससे शंकुनुमा आकृति बन जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ शंकु। अब इसकी एक्चुअल आकृति, जैसे अब एग्जाम में आपको बनाना है तो एग्जाम में आप कैसे इसकी आकृति बनाओगे, मैं बता रही हूँ।
एग्जाम में आप इसकी आकृति कैसे बनाओगे, तो ध्यान से जैसे मैं बनाऊंगी वैसे ही बना के आना। आज इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, जलोढ़ पंख बन गया, ठीक है। इस तरीके से नदी फैला के क्या कर रही है, इसका जलोढ़ पंख, पंख बना रही है, जलोढ़ पंख, ठीक है। ऐसे ही आकृति आपको अपने एग्जाम में डायग्राम में बना के आना है। अब जलोढ़ शंकु कैसा बनेगा, एक अब नदी यहां से ले आओ भाई। तो थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो जल्दी बन जाएगा, है ना। खड़ा ढाल मिला, ढाल कैसा है, तीव्र है, तो अब यहाँ पे एक जगह आकर के जमा होगा, तो ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये क्या है आपका जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, और दूसरी तरफ क्या है आपका जलोढ़ पंख, ठीक है। तो जितना बताया उतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। क्लियर है यहां तक की बात, बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी सबको आई बात समझ में, जो नए लोग हैं पहली बार पढ़ रहे उनको क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो अब स्थलाकृति बनेगी वो क्या बनेगी, यू शेप्ड वेली। अच्छा एक मिनट, हाँ अब क्या बनेगी, यू शेप्ड वेली, दूसरा यू आकार की घाटी, ठीक है। अब ये जो यू आकार की घाटी है ये भी कहाँ बनती है, जब नदी पर्वतीय भागों से
पर्वतीय भागों से कहाँ उतर के आती है? मैदानी भागों में। तो जैसे ही पर्वतीय भागों से नदी मैदानी भागों में उतर के आती है तो पहले क्या कर रही थी? अभिमुखी अपर्दन, लेकिन अब क्या करने लग जाएगी? तो अब करने लग जाएगी पार्श्विक अपर्दन। क्या करेगी? पार्श्विक अपर्दन। इसी पार्श्विक अपर्दन के फलस्वरूप जो वी आकार की घाटी रहेगी, इस वी आकार की घाटी के किनारों का क्या करने लग जाएगी? अपर्दन करने लग जाएगी। इससे जो ये वी आकार की घाटी है ये कैसी हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी, यानी कि यू आकार की घाटी में चेंज हो जाएगी। इसको अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी? आकृति बन जाएगी। ठीक है। ऐसे, है ना। तो ये क्या बन गई आपकी? यू शेप्ड वैली। तो यू शेप्ड वैली जब नदी क्या करती है? वी आकार की घाटी का क्या करने लग जाती है? पार्श्विक अपर्दन करने लग जाती है, तो उसका जो किनारी भाग है वो चौड़ा हो जाता है और किस शेप में चेंज हो जाता है? यू शेप में। इसी को आप क्या कहते हैं? यू आकार की घाटी। बस यू आकार की घाटी में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है कि जो वी आकार की घाटियां हैं उनके किनारों का अपर्दन हो जाता है। तो ये क्या हो गई आपकी? दूसरी स्थलाकृति, जिसको आप वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी कहते हैं, जो आपके मध्य भाग में बनती है। तीसरा है विसर्प। विसर्प एवं गोखुर झीले। गोखुर झीले, झीले। ठीक है। देखो, विसर्प और गोखुर झीलों की बात करेंगे तो ये जो है ये भी बनते हैं मैदानी भागों में। मैदानी भागों में जब नदी प्रवेश करती है तो नदी के पास बहुत सारा अवसाद होता है। कहाँ का? अपनी युवावस्था का। युवावस्था का इसके पास जो अवसाद होता है, जब उसको लेके वो मैदान में आती है तो उसके पास कई प्रकार के छोटे बड़े चट्टानी कण होते हैं। उन छोटे बड़े चट्टानी कणों को जब तली में नदी रगड़ती है तो उससे और महीन कणों का निर्माण होता है, यानी और महीन अवसादों का निर्माण होता है। उन्हीं कणों को नदी अपने किनारों पर भी रगड़ती है। मान लो ये नदी की एक क्या है? मार्ग है। नदी का क्या है? ये मार्ग है। अब यहाँ पर नदी जब चल रही होती है तो इसके अंदर क्या कहा मैंने कि बहुत सारा अवसाद होता है। शुरुआत में जब नदी मैदानी भागों में आती है, कहाँ से? पर्वतीय भागों से। कहाँ आती है? मैदानी भागों में आती है। तो इसके पास बड़े बड़े चट्टानी खंड होते हैं। ये बड़े बड़े चट्टानी खंडों को कुछ बड़े बड़े जो इससे जिनका बोझ ये खास तौर पर ढो नहीं पाती, उनको किनारों पर ही छोड़ देती है, जिससे क्या बन जाते हैं? जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु बन जाते हैं। कुछ इनसे मध्यम आकार के कणों को लेकर के ये क्या होती है? आगे की ओर बहती है। तो ये जो कण लेकर जब ये अपने साथ चलती है तो ऐसा तो है नहीं कि नदी को कुछ नियम में बंधी है कि नहीं बस इतने में ही चलेगी, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगी, पानी की बौछारें थोड़ी भी इधर उधर नहीं लगेगी, ऐसा तो है नहीं। ऐसा नहीं है। नदी अपनी घाटी में मस्त मलंग होके, आड़ा तिरछा होके क्या करती रहती है? चलती रहती है। उसी चलने के क्रम में इसके अंदर जो ये कण है, जो ये अवसाद है, कभी इसके किनारों पर टकराते हैं तो किनारों का क्या कर देते हैं? अपर्दन। यहाँ पर एक खड्ड बन गया, बताओ, इसका अपर्दन कर दिया। कभी ये आपस में ही टकराते हैं तो नीचे जो तली है यहाँ पर खड्ड बन गया, इसका क्या कर दिया? अपर्दन कर दिया। कभी कभी ये तली को इतना रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं कि उससे कई महीन कणों का विकास हो जाता है। अब यहाँ पर कोई एक बोल्डर या एक कण तो है नहीं जो ऐसी प्रक्रिया कर रहा है। नदी घाटी में जितने भी कण हैं वो क्या करते रहते हैं? यही प्रक्रिया, कभी किनारों पर टकराना, कभी आपस में टकराना, कभी तली पर घर्षण करना, ये प्रक्रिया करते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे कई महीन कणों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो अब महीन कण यहाँ पे बने हैं, ये महीन अवसाद क्या करते हैं? नदी का जो बोझ है वो बढ़ाते जाते हैं। नदी का जो बोझ है, पहले तो ये कण थे, लेकिन अब इसके किनारों का भी ये अपर्दन करने लगे, इसकी तली का भी ये घर्षण करने लगे, तो इसका क्या हो गया? अवसादी बोझ बढ़ गया। नदभार इसका नदी का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है मैदानी भागों में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है। तो जब इसके नदभार में, यानी बोझ आप किसी के ऊपर लाद दो,
मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था किसका, कुली का। कुली जब बहुत सारा सामान लेकर के चलता है तो उसकी चाल कैसी हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो नदी है अब उसकी चाल कैसी हो जाएगी, नदभार के अधिक होने के कारण थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो जाती है। थोड़ी सी कैसी हो जाती है, ऐसी टेढ़ी, यानी कि वो लहर के चलने लगती है। ऐसा लगता है मानो कि क्या चल रहा हो, सांप चल रहा हो। इसलिए इस प्रकार जब किसमें वृद्धि हो गई, नदभार में वृद्धि हो गई। नदभार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्यों ये वृद्धि हुई है क्योंकि मैदानी भागों में नदी क्या कर रही है, अपर्दन कर रही है, और उस अपर्दन के फलस्वरूप नदभार में वृद्धि हुई। और नदभार में वृद्धि होने के कारण जो नदी है उसमें क्या आ जाती है, लहर आ जाती है, यानी कि उसमें क्या बन जाते हैं, विसर्प बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो इसकी चाल है इसी को ही क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि भले ही नदी में नदभार ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अपने मध्यम मार्ग में वो अपर्दन भी कर रही है और निक्षेपण भी कर रही है। जब नदी में नदभार ज्यादा होता है और उसका आकार कुछ इस तरीके के हो जाता है, तो यहाँ पर अब स्थिति बनती है कि क्या बन जाएगी, गोखुर झील बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि नदी यहाँ पर क्या करने लग गई है, नदी यहाँ पर अपर्दन भी करेगी अपनी घाटी में, और अब क्या करने लग जाएगी, निक्षेपण भी करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, निक्षेपण। जैसे मान लो यहाँ से क्या चल रही है, आपकी नदी चल रही है। अच्छा, यहाँ से क्या चल रही है, आपकी नदी चल रही है। तो ये जो इसके क्या है, उत्तल किनारा है, ये सॉरी अवतल किनारा है। ठीक है, ये कौन सा किनारा है, दोनों ही एक ही कलर हो गया क्या, नहीं ये जो किनारा है ये कैसा है, इसका अवतल किनारा। क्या कहते हैं इसको, अवतल किनारा। यहाँ पे अवतल किनारे का, यहाँ पे देखो अब यहाँ से पानी जा रहा है, तो यहाँ पे एकदम लहर के साथ पानी पहुंचेगा। लहर के साथ जैसे ही पानी पहुंचेगा, यहाँ का क्या करेगा, अपर्दन करेगा, अपर्दन करेगा। अब यहाँ पर पानी यहाँ से टकरा के क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। तो पीछे की ओर जब ये आएगा तो ये इसका कौन सा किनारा है, ये इसका कौन सा किनारा है, उत्तल किनारा। उत्तल किनारा, इस उत्तल किनारे पर ये क्या करेगी, जो यहाँ पे जो अपर्दित किया हुआ मटेरियल है उसको यहाँ पर क्या करने लग जाएगी, नदी जमा करने लग जाएगी। यहाँ पे जो अपर्दित मटेरियल है वो क्या होने लग जाएगा, जमा। फिर नदी का जो जल है वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ के फिर इसका क्या करेगी, यहाँ पे अपर्दन करेगी, फिर यहाँ पे पीछे खिसकेगी और यहाँ पे क्या छोड़ेगी, अवसाद, और यहाँ का क्या करेगी, निक्षेपण। फिर आगे बढ़ेगी। यही प्रक्रिया बार बार क्या होगी, दोहराई जाएगी। जब यही प्रक्रिया लगातार, यानी कि इसके अवतल किनारों का जब अपर्दन होने लगता है, तो एक समय आता है कि ये जो नदी की धारा है वो यहाँ से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो दो तरफ से इसका अपर्दन इतना तीव्र हुआ कि ये दो तरफ से क्या हो गई, कट गई। इसके कारण अब क्या होगा, नदी ये वाला जो मार्ग है इसको छोड़ देगी और साइड से क्या होगी, आगे की ओर निकल जाएगी। यानी जो ये छूटा हुआ भाग है, ये जो छूटा हुआ भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील। यही क्या कहलाता है, गोखुर झील। चूंकि इसकी जो अवस्थिति है या आकृति है गाय के पैर के खुर जैसी नजर आती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, गोखुर झील कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से पहले नदी विसर्प बनाएगी और विसर्प बनाने के उपरांत जो इसका अवतल किनारा है उसका क्या करेगी, अपर्दन करेगी, और जो इसका उत्तल किनारा है वहां पर निक्षेपण करेगी। और यही प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाएगा, नदी उसका कटाव कर देगी दोनों किनारों का और अपना नया मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार छूटी हुई जो झील है इसको क्या कहेंगे, गोखुर झील कहेंगे। और ये निम्न जो मैदानी भाग है, यानी निम्न घाटी है गंगा की, वहां पर यानी कि मध्यम घाटी से लेकर निम्न घाटी के बीच आपको इस प्रकार की आकृतियां देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो यहां तक बात बताओ, आपको क्लियर है या नहीं? बात समझ में आई, कैसे बनती है गोखुर झील, कैसे होता है अपर्दन, कैसे होता है निक्षेपण, किस तरीके से कटती है या कटाव होता है ना।
हम्म हम्म ठीक है। अबे यार, ये दो दो आ गए। नहीं ना, मेरे को डर लगता है। हट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब तो ये पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नदी के मध्य मार्ग में बनने वाली स्थलाकृति, ठीक है। नदी के मध्य मार्ग में बनने वाली स्थलाकृति, है ना। ये नदी के मध्य मार्ग में यानी कि इसकी प्रौढ़ावस्था में जलोढ़ पंख बनते हैं, जलोढ़ शंकु बनते हैं, ठीक है। विसर्प बनते हैं, यू शेप्ड वेली बनती है और गोखुर झीलें बनती है। हाँ, मुझे नहीं पता। तो तुम उनको जोड़ के अलग करो ना। चले, अब आए नदी घाटी के निचले मार्ग में निर्मित स्थलाकृति। अगली हेडिंग, नदी घाटी के निचले मार्ग, यानी कि नदी की वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है, में निर्मित स्थलाकृतियां। अब यहां पर देखो, नदी ने पहले क्या किया। नदी ने पहले पर्वतों से बहना आरंभ किया। नदी ने कहां से बहना आरंभ किया। पर्वत पर्वतों से बहना आरंभ किया। कहां पहुंची, मैदानी भाग में पहुंची। ध्यान से समझना, नदी ने पर्वतों से बहना आरंभ किया, कहां पहुंची, मैदानी भाग में पहुंची। मैदानी भाग में इसने काफी क्या किया, अपरदन भी किया और बहुत सारा निक्षेपण भी किया। निक्षेपण करते करते जब ये आगे चली तो आगे एक समय आया कि इसके अंदर यानी इसके पास बोझ बहुत बढ़ गया। मतलब इसका शरीर इतना भारी हो गया कि अब ये उसको आगे खींचने के लिए यानी इसकी जो क्षमता है, जिसको हम भार वहन क्षमता कहेंगे, वो भार वहन क्षमता इसकी क्या हो गई, अत्यंत ही कम हो गई। जो इसकी भार वहन क्षमता अत्यंत कम हुई है, उसकी वजह से अब इसकी जो शक्ति है वो कैसी हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। इसलिए अभी क्या करेगी, जो उसने भार उठाया है अब तक, उस सारे भार को ये यहाँ पर छोड़ना चाहेगी। तो जब ये जिस पॉइंट पर आकर के ये अपरदन करना बंद कर देती है, क्या करना बंद कर देती है, अपरदन करना पूर्ण रूप से बंद कर देती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, निक्षेपण करती है। सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, तो निक्षेपण करती है। उस स्थिति में यानी उस पॉइंट पर आकर के वो किस अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है, अपनी वृद्धावस्था में, ठीक है। और ये जो वृद्धावस्था है उसको अपने मार्ग के निम्न घाटी में देखने के लिए मिलती है। यानी नदी की निम्न घाटी और निचली घाटी में सिर्फ और सिर्फ किसका काम होगा, निक्षेपण का काम होगा, डिपॉजिट करने का अब ये काम करेगी। और उसी निक्षेपण के फलस्वरूप ये क्या बनाती है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनाती है। क्या बनाती है, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनाती है। उन स्थलाकृतियों में सबसे पहली जो स्थलाकृति है इसको क्या कहते गुम्फित नदी। क्या कहते हैं इसको, गुम्फित नदी, ठीक है। गुम्फित नदी कब बनती है, अब देखो गुम्फित नदी कब बनती है, ये क्या है आप, अबे यार ये क्या है आप, ओहो, ये क्या है आपका पर्वतीय भाग। इस पर्वतीय भाग से नदी चली,
यहाँ पे क्या ली उसने, अवसाद ली। उसके बाद मैदानी भागों में ये आ गई, अवसाद इसके पास लगातार जमा हो रहा है। इसके बाद अब कहाँ जा रही है, समुद्र में विलीन होने। कहाँ जा रही है, तो समुद्र में विलीन होने। तो इसकी कुल दूरी से लगभग यहाँ से समझ लो यहाँ तक का जो पार्ट है इसका वृद्धावस्था। घाटी कैसी हो जाती है, यहाँ पे निम्न हो जाती है। जब घाटी निम्न हो जाती है तो नदी का जो ढाल है वो भी कम हो जाता है, नदभार इसमें सर्वाधिक होता है। तो नदी बस किसी भी तरीके से अपने बोझ को छोड़ देना चाहती है, अपने बोझ को उतार देना चाहती है। तो जहां जहां इसको निम्न घाटी मिलती है, निचला मैदान मिलता है, वहां वहां ये क्या करने लगती है, डिपॉजिट करने लगती है। तो ऐसे जगह जगह पर क्या कर दिया इसने, डिपॉजिट का काम कर दिया, अपने अवसाद को निक्षेपित कर दिया। और क्या करने लगी, इन अवसादों के इर्द गिर्द से होकर बहने लगी। तो जब नदी अपने अवसादों को छोड़कर क्या करने लग जाए, कई धाराओं में विभक्त हो जाए। ठीक है, जब नदी क्या हो, अपने अवसादों को त्याग कर, अपने अवसाद जिसको हम क्या कह सकते हैं, नदभार भी कहते हैं, इसको क्या करे, इसको त्यागना प्रारंभ कर दे, त्यागना प्रारंभ कर दे। और त्याग प्रारंभ करने के बाद क्या हो जाए, कई धाराओं में विभक्त हो जाए। क्या हो जाए, कई धाराओं में विभक्त हो जाए। तो ये जो कई धाराएं हैं, इनके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो कैसा दिखाई देता है, एक गुफा नुमा या गुफा की संरचना जैसा दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार से बनी ये जो संरचना बनी है ना, इस प्रकार से बनी जो ये संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है, गुम्फित नदी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम गुम्फित नदी कहते हैं। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, चूंकि निम्न घाटियों से होकर के बहती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको एक गुम्फित नदी भी बोला जाता है, क्योंकि वो अपनी निम्न घाटी में इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। और ऐसी ही आकृति का निर्माण करते करते उसने किसका निर्माण कर दिया, माजुली द्वीप का। तो ये जो अवसाद है धीरे धीरे जमा होते होते ये जगह इतनी बड़ी हो जाती है, ये अवसाद कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं, इतने अधिक जमा हो जाते हैं कि क्या बन जाता है, पूरा एक द्वीप बन जाता है कई बार। तो जैसे कि माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, और इसके इर्द गिर्द से फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी अपनी अलग अलग धाराएं बना करके क्या होने लग गई, बहने लग गई। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुम्फित नदी का क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है इतना, बताएं। दूसरी जो अब आकृति बनेगी, दूसरी जो आकृति बनेगी नदी के निम्न भाग में, वो बनेगी आपके प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या बनेंगे, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध कैसे बनते, देखो वर्षा ऋतु अभी चल रही है, क्या चल रही है आपकी, वर्षा ऋतु चल रही है। ठीक है, चलने दो, प्रारंभ हुई है, मतलब अभी जस्ट प्रारंभ हुई है। शुरुआत में ही हमने देखा जो असम वाला मणिपुर वाला इलाका है वहां पे ऑलरेडी बाढ़ आ चुकी है। ऐसी ही परिस्थिति अभी कहाँ उत्पन्न होगी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में। क्यों, क्योंकि ये गंगा नदी की निम्न घाटी वाले क्षेत्र है। क्या है, गंगा नदी की निम्न घाटी वाले क्षेत्र है। पिछले साल यमुना ने भी अपना प्रकोप दिखाया था। हुआ क्या था, इस स्थिति को समझो। देखो, वर्षा ऋतु में जब क्या होता है, नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। नदी में क्या बढ़ गई, जल की मात्रा बढ़ गई। अब ये जो नदी में जल की मात्रा बढ़ी है, ये है नदी का एक हिस्सा। क्या है, नदी का एक हिस्सा। यहाँ से नदी अपने, ये क्या है, नदी अपना, नदी का मार्ग है। यहाँ से नदी अपने मार्ग में बढ़िया से बह रही है। वर्षा ऋतु जैसे ही आई, इसमें क्या हो गई, जल की मात्रा बढ़ गई। अब नदी जो इसकी ये तली पहले थी, इस तली के ऊपर होकर वो प्रवाहित होने लगी। इस तली के क्या हो गई, ऊपर होकर वो प्रवाहित होने लगी। इसका मतलब आसपास के इलाकों में पानी, यानी जो उसका एक तट था, एक जो उसका जो तली थी, उस तली को पार करके बहने लगे।
कई बार जब पानी जल स्तर ज्यादा होता है नदियों में, तो आप सुनते हैं ना कि नदी इस तली को पार कर चुकी है, अपनी सीमा को पार कर चुकी है, ये खतरे का निशान है, इस खतरे की सीमा को पार कर चुकी है, ठीक है। तो वो नदी के लिए डिसाइड किए जाते हैं कि किस स्थिति में पहुंचने के बाद शहरों में पानी भर सकता है, इसलिए वो मेजरमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये नदी की एक सामान्य तली है जो अपने सामान्य दिनों में बह रही है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आएगी, जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये अपनी तली को पार करके बहने लगेगी। जितना उसको बहना है, यानी कि जितनी मात्रा उसमें बढ़ी है, उस हिसाब से उसकी तली बढ़ जाती है और वो बाहर निकल करके बहने लगती है। हर बार बाढ़ नहीं आती, कभी जल की मात्रा कम रहती है तो बाढ़ नहीं आती, लेकिन जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब ये अपने तट को पार करके बहती है और उसके बाद जब वर्षा ऋतु समाप्त, यानी कि नदी के जो जल है उसकी मात्रा में कमी आती है, तो ये वापस से धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है। जब नदी वापस से अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो आसपास ये ऊपर जो बह रही थी और जितना भी अवसाद ये लेकर के गई थी, उन सारे अवसादों को अपने मार्ग में क्या करने लगती है, जमा करने लगती है। तो अब यहाँ पर जब नदी अपनी वास्तविक तल में आने का प्रयास करती है, तो कुछ अवसादों को अपने किनारों पर भी क्या कर देती है, जमा कर देती है, ठीक है। अब जहां पहले ये तली थी इसके बहने की, अब इसका जो तल है थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, यानी कि जो इसके बंद है जिनको क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। क्या है ये, इसके बंद है जिनको तटबंध कहा जाता है। इन तटबंधों को उसने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ऊंचा कर दिया। ये एक साल की कहानी हो गई। अगले साल फिर क्या होगी, फिर बाढ़ आएगी, अगले साल फिर वर्षा ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु में अब अगले साल क्या हो गया, बहुत ज्यादा पानी, अपने औसत से अधिक पानी गिर गया। औसत से अधिक पानी गिर गया तो नदी में जल की मात्रा भी बढ़ गई। अब ये जो इसका पुराना तटबंध था, अभी नदी यहाँ पे बह रही थी, लेकिन अब पुनः इसको क्या करेगी, पार कर जाएगी। ऐसे ही जब वर्षा ऋतु समाप्त होगी, नदी में जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो अब यहाँ पर जो नदी है वो क्या करेगी, पुनः अपने अवसादों को जमा करेगी अपने तली में। तो जब इन अवसादों को अपने इर्द गिर्द के क्षेत्र में जमा करने लगती है, तो जब ये वापस अपने मार्ग में आएगी, तो यहाँ भी अवसादों का क्या कर देगी, जमाव कर देगी। अब जहाँ पहले नदी का तल ये बना हुआ था, अभी इस तल को त्याग कर उसने क्या बना दी, एक नया तल बना दी। तो इससे क्या हुआ, ये जो तटबंध है जहाँ पहले इतना था, इतना था, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इतना बन गया, इतना बन गया। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक तटबंध है वो क्या होते हैं, लगातार बढ़ते चले जाते हैं, यानी लगातार इन प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता जाता है। और कई बार नदी का वेग इतना अधिक हो जाता है कि ये जो प्राकृतिक तटबंध है ये टूट जाते हैं। तो ये अपने आप टूटते हैं, यानी कि नदी के द्वारा ही ये तोड़े जाते हैं और नदी के द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्मित जो तटबंध है उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और प्रतिवर्ष ये कार्य बनने बिगड़ने का चलता ही रहता है। लेकिन कई जगह ऐसी है हमारे विश्व में जहां पर नदियों के किनारे कृत्रिम तटबंधों का निर्माण किया गया है। जैसे इटली की पो नदी है, बहुत किनारे से उसके शहर बसे हुए हैं, तो वहां पर जो पो नदी है हर वर्ष बाढ़ लाती है। तो वहां के लोगों ने, यानी वहां की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक सीमेंटेड कंक्रीट का ही तटबंध बना दिया ताकि शहरों की ओर पानी ना घुस सके। तो इस तरीके से कई बार क्या बनाए जाते हैं, कृत्रिम तटबंध भी बनाए जाते हैं। ऐसे ही चीन की जो वेंग नदी है वो भी अपने लगातार तटबंधों को पार करके बहते रहती है। तो वहां पर भी कृत्रिम तटबंधों का निर्माण किया गया है। और ऐसे ही उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी भी हमेशा अपने तटबंधों को पार करके बहती रहती है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है। और हमारे यहाँ पिछले साल अभी हमने देखा, यमुना नदी ने अपने तटबंधों को पार करके बहा है। गंगा नदी लगातार अपने तटबंधों को पार करके बहती ही रहती है, लेकिन
हम लोग कृत्रिम तटबंध नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी लगता है और उचित भी नहीं है। हमारे पास काफी एरिया है, बस हम उनके मार्ग में ज्यादा न घुसे, प्रकृति के मार्ग में हम ज्यादा प्रवेश ना करें तो हमको प्रकृति से ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अब क्या कहते हैं, विकास के नाम पर और विकास के नाम पर देखा जाए तो ज्यादातर क्या किया जाता है, इन प्रकृति का विनाश करके उनके क्षेत्रों में प्रवेश किया जाता है। और उनके क्षेत्रों में जब हम प्रवेश करते हैं और जब उनका समय आता है अपना प्रकोप दिखाने का, तो वो अपने समय अनुसार अपना प्रकोप हमको जरूर दिखाते हैं। ठीक है, तो आज पर्यावरण दिवस है, इसी के साथ आप सभी को पर्यावरण दिवस की भी शुभकामनाएं भैया, है ना। चलो, बात समझ में आई? इतनी बताइएगा। यह है प्राकृतिक तटबंध, इसलिए प्रकृति से कम छेड़छाड़ किया जाए, प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा बेहतर जीवन जी सकते हैं, है ना। प्रकृति को अगर हम कम नुकसान पहुंचाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर जीवन जी सकते हैं। चलो, इसके अलावा एक और आकृति बनती है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नदी रोधिकाएं। नदी रोधिकाएं तीसरा, नदी रोधिकाएं, ठीक है। ये जो नदी रोधिका है ये विसर्प के दौरान बनती है। नदी जब क्या बनाती है, नदी जब विसर्प मार्ग से होकर के बहती है। मैंने आपको बताया यहाँ नदी क्या कर रही थी, यहाँ पर नदी अपर्दन भी कर रही थी, विसर्प मार्ग में नदी क्या कर रही थी, अपर्दन भी कर रही थी और निक्षेपण भी कर रही थी। ठीक है, अपर्दन की स्थिति से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नदी यहाँ पर दूसरे अपने पिछले यानी कि जो उत्तल किनारा है उसका, है ना, कॉन्वेक्स बैंक है जो उसका, वहां पर क्या करती है, निक्षेपण करती है। नदी यहाँ से बही, नदी यहाँ से क्या करी, बही, यहाँ पर पहुंची तो यहाँ का उसने क्या किया, अपर्दन किया, और जब पीछे खिसकी तो पीछे खिसकने के बाद जितना मटेरियल उसके पास था उस मटेरियल को यहाँ क्या करती गई, छोड़ती गई, जिससे जो ये अवसाद है यहाँ धीरे धीरे जमा होने लग गया। तो इस तरीके से जो अवसाद यहाँ पर इसके उत्तल किनारों पर जमा हुआ, तो उत्तल किनारों पर जमा हुआ ये जो अवसाद है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नदी रोधिकाएं। इसी को क्या कहा जाता है, नदी रोधिकाएं। जब नदियां अपने कहाँ बहती है, विसर्पित मार्ग में बहती है, तो जब नदी रोधिकाएं अपने विसर्पित मार्ग में बहती है तो क्या करती है, जब निक्षेपण करती है अपने उत्तल किनारों पर, तो जो ये निक्षेपित आकृति है इन्हीं को क्या कहा जाता है, नदी रोधिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और यही अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे क्या कर रही है, अपर्दन कर रही है, अपर्दन करके इस किनारे को एकदम क्या कर देती है, क्या कर देती है, काट देती है, यानी कि इसका क्या कर देती है, कर्तन कर देती है, इसको काट देती है, इसका क्या करती है, कर्तन कर देती है। इसलिए जो ये अपर्दित किनारा है इसको कहा जाता है कर्तित किनारा। अपर्दित किनारे को क्या कहा जाता है, कर्तित किनारा। और ये जो कर्तित किनारा होता है इसका ढाल कैसा हो जाता है, तीव्र हो जाता है। इसका ढाल कैसा, क्यों, क्योंकि लगातार अपर्दन हो रहा है, लगातार कटाव हो रहा है, तो कटा फटा यानी कि कर्तन होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कर्तित किनारा कहते हैं। और इसका ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है। जबकि जो उत्तल किनारा है जहां पर क्या बनती है, नदी रोधिकाएं बनती है, ये रोधिकाएं बनी हुई है, ये भाग जो क्या है, रोधिका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, और निक्षेपण के कारण यहाँ का ढाल कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। निक्षेपण के कारण यहाँ का ढाल कैसा होता है, मंद होता है, उत्तल किनारे पर ढाल आपको कैसा प्राप्त हो जाएगा, मंद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन यानी कि नदी के निम्न मार्ग में बनी स्थलाकृति कंप्लीट, नदी के मध्यम मार्ग में बनी स्थलाकृति कंप्लीट, और नदी के निम्न मार्ग में बनी स्थलाकृति कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती है, वो है नदी डेल्टा। क्या जुड़ता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा, यानी कि नदी डेल्टा।
डेल्टा जब नदी कहाँ विलीन होने की होती है, समुद्र में विलीन होने की होती है, यानी अवसादों को पूर्ण रूप से त्याग कर समुद्र में अब उसको विलीन होना है, तो उस जगह पर यानी नदी के अपने मुहाने पर छोड़े गए अवसादों की अलग अलग आकृति के अनुसार उनको अलग अलग डेल्टाओं का क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, देखो सबसे पहले सीधी बात कि अवसादों का कहां पर निक्षेपण हो, अवसादों का नदी मुहाने पर निक्षेपण, नदी मुहाने पर जो निक्षेपण है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं डेल्टा। अब ये जो डेल्टा का निर्माण है किन स्थितियों में होता है, क्योंकि हर नदी ना तो डेल्टा बनाती है और हर जगह या हर नदी के मुहाने पर हमको डेल्टा नहीं मिलता, यानी कि डेल्टा निर्माण की कुछ अवस्थाएं होगी। तो सबसे पहले जो डेल्टा निर्माण की अवस्था है वो क्या है कि नदी द्वारा जो उसका ऊपरी मार्ग यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है, इस ऊपरी मार्ग में क्या किया गया हो, कुछ अपर्दन, बहुत अच्छे से उसका अपर्दन किया गया हो। देखो एक चीज समझो, अपने जीवन में कितने ही लोग आपको ज्ञान दे पाते हैं, मतलब कितने ही लोगों से आप कोई नई चीज सीख पाते हो, या कितने ही लोग आपको कुछ सिखा जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं, वही लोग आपको बेहतर ज्ञान दे पाते हैं, वही लोग आपको बेहतर सीख दे पाते हैं, वही लोग आपको सही तरीके से समझा पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है। मतलब हासिल करना मतलब कोई एक बड़े पॉइंट पर जाकर के बैठ जाने को ही हासिल करना नहीं कहते हैं। कि जैसे आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मतलब अभी मैं सिलेक्ट नहीं हूं, मैं अगर आपकी या किसी और के दृष्टिकोण से मुझे देखा जाएगा तो मेरे पास भले ही कितना ही ज्ञान हो, लेकिन मुझे जज कैसे किया जाएगा, अरे एक प्राइवेट कोचिंग में ही तो पढ़ाती है, अभी तक सिलेक्शन तो नहीं हुआ है ना, तो मेरे को अभी उस स्तर से आका जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ बेहतर तरीके से, भले ही मेरे पास आज सिलेक्शन नहीं है, मेरे पास आज गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ, मैं ठीक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो इसमें मेरी सफलता है, ये मैं ऐसा मानती हूँ। अगर आप मुझसे समझ पा रहे हैं तो अगर आप मुझसे समझ पा रहे हैं या मैं आपको सही तरीके से समझा पा रही हूँ, तो आप मान सकते हो कि मैं कहीं ना कहीं अपना जो फिलहाल काम कर रही हूँ उसमें मैं सफल हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कितने ही लोग हैं दुनिया में जो आपको ये सारी चीजें बता पाते हैं या ये सारी चीजें समझा पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने पहले जीवन में समय दिया है, पढ़ाई की है, कुछ काम किया है, कुछ चीजें गेन की है, वही तो लोग आपको समझा पाएंगे या आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे या बहुत सारी चीजें आपको बता पाएंगे। नहीं, अन्यथा हर कोई तो नहीं बता सकता। आप अपने भाई से जाकर के पूछो कि बताना भला नदी अपर्दन क्या होता है, बताना भला नदी निक्षेपण क्या होता है, वो आपको बता पाएंगे क्या? नहीं। उनका अपना दायरा है, मेरा अपना एक दायरा है, मैंने अपने जीवन में क्या सीखा है और कहाँ कहाँ मैं आपको वो पुटअप दे रही हूँ, वो चीज मेरे ऊपर निर्भर करती है या जो कुछ मैंने सीखा है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर नदी का काम बिल्कुल वैसे ही होता है कि जो उसने सीखा है अपनी युवा अवस्था में, आपने कुछ और सीखा है, आप किसी और को कुछ सिखा पाएंगे, मैंने कुछ और सीखा है, मैं कुछ और सिखा पाऊंगी, सर ने कुछ और सीखा है, वो कुछ और सिखा पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग चीजें सीखते हैं और अलग अलग प्रकार से चीजें सिखाते हैं। कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है। ठीक है, कोई अपना अनुभव बेहतर तरीके से बता पाता है, सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ भी नदी ने अपने ऊपरी मार्ग में सीखा, यानी कि जब उसने अपर्दन अच्छा किया है, सीखने को डिग्री तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, डिग्री हर किसी के पास है, बड़ी बड़ी डिग्री है। अब जैसे मेरे पास भी, आज मैं बात करूं तो मेरे पास भी एमए की एमएससी की डिग्री है। ठीक है, लेकिन उसमें से इस्तेमाल मैं किसका कर रही हूँ, एमएससी सीएस की डिग्री का तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ ना, मेरे वो प्रैक्टिस में है। और आज मुझे कोई बोले कि उसमें से कोई चीज हमें समझा दो, तो मैं हल्का फुल्का समझा पाऊंगी, मैं ठीक तरीके से समझा भी नहीं पाऊंगी उसको। क्यों नहीं समझा पाऊंगी? क्योंकि मैं उसमें अध्ययनरत रही नहीं ज्यादा। मैंने अध्ययनरत किसमें दिया, अपना समय किसमें दिया, पीसीएस जैसे एग्जाम में। मैंने अपना समय किसमें दिया, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में। मैंने अपना समय दिया एनवायरमेंट जैसे, इथिक्स जैसे सब्जेक्ट में।
तो जो चीज में मैंने समय दिया है, जिसका मैंने अच्छे से अपर्दन किया है, वही तो मैं इसका निक्षेपण कर पाऊंगी। तो ऐसे तो जीवन में बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कितना दे पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, ये उन्होंने कितना सीखा है, कितना अपर्दित किया मटेरियल को, वो उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी बात बिल्कुल वैसे ही बैठती है कि हर नदी अपर्दन करती है। ऐसा नहीं है कोई नदी अपर्दन ना करे, हर नदी अपर्दन करती है, लेकिन किस प्रकार का अपर्दन किया है, कितना अपर्दन किया है, उस वही डिपेंड करेगा कि वो आगे जाकर के किस प्रकार का निक्षेपण करेगी। तो जो अच्छा अपर्दित करेगा वो अच्छे से निक्षेपण करेगा, जो अच्छे से अपर्दित ही नहीं करेगा वो अच्छे से निक्षेपण कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि नदी के ऊपरी मार्ग में क्या हुआ हो, अच्छा खासा अपर्दन हुआ हो। तो जब अच्छा खासा अपर्दन होगा तो अच्छा खासा निक्षेपण भी होगा, और निक्षेपण होगा तो दुनिया में एक याद छोड़ के जाएगी, क्या, अपने डेल्टा। दुनिया में एक याद छोड़ के जाएगी, अपने डेल्टा। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को विश्व भर में नाम लिया जाता है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऐसे ही जीवन के कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, और आज उनके द्वारा छोड़ा गया जो डेल्टा है, उनके द्वारा छोड़ा गया डेल्टा यानी कि उनका ज्ञान, उनके विचार, जैसे गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपके बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, ये सब इनके द्वारा छोड़ा गया जो डेल्टा है, यानी कि इनके विचार, है ना, यानी कि इनकी सोच, यही सब तो आप कई अपने जीवन में अपनाते हो और आगे बढ़ते हो। तो बस एक महान व्यक्ति वही होता है कि उसने क्या सीखा है और वो क्या दे रहा है और किस प्रकार से दे रहा है, डिपेंड वो करता है। ठीक है। और जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बताऊं, आप चाहे कितनी ही तैयारी करो, आज एक चीज मैंने अनुभव की अपने जीवन में, ठीक है, मैं अभी उसको बताऊंगी आपको। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने एक दिन करेले की सब्जी बनाई थी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने एक दिन करेले की सब्जी बनाई थी। जब उस करेले को मैंने कट किया तो उसमें से अच्छे हार्ड बीज निकले, ठीक है। और मैं जहाँ रह रही हूँ अभी, वहां पे थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह है कि आप थोड़ा बहुत कुछ लगा सकते हो, ठीक है। तो वो जो हार्ड बीज निकले उनको मैंने निकाल लिया, कम से कम 7-8 बीज थे, उसको मैंने निकाल लिया। उन बीजों को आज से 8 दिन पहले मैंने वहां पे थोड़ा सा ऐसा जो लकड़ी वकड़ी थी उससे ऐसे थोड़ा मिट्टी को उपाटा, और वहां पे वो करेले के बीज मैंने डाल दिए। बीज मैंने वहां 6-7 डाले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बीज भी पनप जाएगा, लेकिन जैसे ही आज मैं सुबह उठी तो मेरे को एक बीज बकायदा, जिसकी फोटो भी मैंने डाली है ग्रुप में, आप में से पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा, चीजों, अपने आसपास की चीजों को आप लोग एब्जॉर्ब करते हो कि नहीं, चीजों को महसूस करते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत चीजें महसूस करती हूँ, बहुत चीजें अनुभव करती हूँ और बहुत चीजें आत्मसात भी करती हूँ अपने जीवन में, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, देखो देखो यहां पर हुआ क्या, जो वो 6-7 बीज थे उनमें से सिर्फ एक बीज पनपा, एक बीज पनपा, ध्यान समझना। वो 6-7 बीज एक ही जगह मैंने डाले, एक ही मिट्टी में मैंने डाले, एक ही प्रकार की जो कुछ थोड़ा बहुत खाद मुझे डालना था, एक ही प्रकार की खाद मैंने उस जगह पर डाली, एक ही समय वहां मैंने पानी दिया, यानी उन 6-7 बीजों को सेम इन्वायरमेंट मिला, उन 6-7 बीजों को एक जैसा इन्वायरमेंट मिला, जितनी धूप मिलनी थी उतनी धूप मिली बराबर, जितना पानी मिलना था उतना पानी मिला बराबर, और जितना समय उनको मिलना था उतना मिला, यानी जो 6-7 बीज थे उनको बराबर का वातावरण मिला। जैसे आप 6-7 बच्चे हो, तैयारी कर रहे हो, जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 100 में 100 बच्चे तो 100 में 100 नंबर नहीं लाते, कोई 50 नंबर लाता है, कोई 60 नंबर लाता है, कोई एकदम 0 है 0 नंबर लाता है, लेकिन उनको पढ़ा एक ही टीचर रहा होता है, बैठते एक ही क्लासरूम में है, इन्वायरमेंट एक जैसा मिल रहा होता है। तो उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है कि कोई बच्चा आगे निकल जाता है, कोई बच्चा पीछे रह जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि उसके अंदर अपनी कितनी क्षमता है। उन 6-7 बीजों में अगर मैंने बराबर उनको वातावरण दिया तो पूरे 6-7 बीज पनपने थे, एक ही क्यों पनपा, एक ही क्यों पनपा, एक ही इसलिए पनपा क्योंकि उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता थी। तो बस इस दुनिया का भी यही नियम है, समझ लो अच्छे से, कि इस दुनिया में वही जी पाएगा जो संघर्ष कर पाएगा। ट्रैप्ड मूवी देखिए, ट्रैप्ड मूवी देखिए राजकुमार राव की, ट्रैप्ड मूवी किसी ने देखी है राजकुमार राव की? सर्वाइवल मूवी है, ठीक है।
तो ऐसी सर्वाइवल मूवी देखा करो, उससे संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। और किस तरीके से कई परिस्थितियां इतनी जटिल आती है आपके सामने, इतनी जटिल आती है कि आप हताशा से पूरे भर जाते हो। उसके बावजूद आपको काम करना होता है, उसके बावजूद आपको क्लास लेनी होती है, उसके बावजूद आपको और भी सारी चीजें करनी होती है, अपनी परेशानियों को साइड में रख के यही संघर्ष होता है। आप भी अपने जीवन में करते होंगे किसी ना किसी प्रकार का। कई महिलाएं हैं, जॉब में है, घर भी देखती है, ससुराल भी देखती है, मायका भी देखती है, बच्चा भी देखती है, पति भी देखती है। मैं समझती हूँ, उनकी भी स्थिति में समझती हूँ, वो भी संघर्ष कर रही है। तो बस इस दुनिया में वही बेहतर ढंग से जी पाएगा जो संघर्ष कर पाएगा। जिसने संघर्ष नहीं कर पाया वो कीड़े मकोड़े की तरह जन्मा और कीड़े मकोड़े की ही तरह इस दुनिया से चला गया। बस नाम उसी का होता है जो अपने जीवन में बेहतर अपर्दन करता है। जब बेहतर अपर्दन करेगा तभी तो वो बेहतर निक्षेपण कर पाएगा। तो बस अभी क्या करो, अभी आपका काम क्या है, बेहतर अपर्दन करने का। जब आप बेहतर अपर्दन करोगे तो आपका निक्षेपण भी बहुत अच्छा निकल करके आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा निकल करके आएगा, है ना। तो आज ये जो 6-7 बीज मैंने डाली थी उसमें से एक बीज हुआ, मेरी आत्मा बड़ी संतोष हुई। और ऐसे दिन आया, वो ऐसे दिन प्रकट हुआ धरती पर, मेरा तो मन ही आज एकदम बढ़िया गदगद गदगद हो गया। अब उसके करेले भले जल्दी से, उसके करेले मैं खाऊंगी और जिस दिन पहली फसल आई उस करेले की फोटो खींच के भेजूंगी, खा लेना सब लोग। हाँ, चल बोर तो नहीं हो गए। चलो, तो ये जो डेल्टा है ये अपने ऊपरी मार्ग में क्या करता है, अपर्दन। जितना बेहतर अपर्दन उतना ही बेहतर क्या होगा, इसका निक्षेपण होगा। दूसरी इसके लिए क्या शर्त है, दूसरी शर्त इसके लिए क्या है, तो वो ये है कि नदी का जो मुहाना है वो कैसा होना चाहिए, ज्वार विहीन होना चाहिए। नदी का मुहाना कैसा होना चाहिए, ज्वार ज्वार विहीन होना चाहिए। मतलब ज्वार भाटा वाली स्थिति पता है, जब नदी का जब सागरी तरंग ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। ज्वार मतलब सागरी तरंगों का, लहरों का ऊपर की ओर उठना, और इसका क्या होना, भाटा मतलब इन तरंगों का नीचे की ओर गिरना। ज्वार भाटा सूर्य सूर्य चंद्रमा चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर डिपेंड करता है। जब सूर्य चंद्रमा, ये हो गया आपका सन, सूर्य, ये हो गया मून और ये हो गया अर्थ, जब सूर्य चंद्रमा तीनों एक स्थिति में हो, इस स्थिति को सिजगी की स्थिति कहते हैं। तो जब सूर्य चंद्रमा और अर्थ तीनों एक स्थिति में होते हैं, यानी सिजगी की स्थिति होती है, तब क्या बनते हैं, उच्च ज्वार भाटे आते हैं। और जब ये समकोण की स्थिति में होते हैं, यानी कि एक तरफ सन हो, एक तरफ मून हो और एक तरफ क्या हो, इधर पे बना देती हूँ, अर्थ हो, तो जब ये संपूर्ण की स्थिति बनती है तो जो ज्वार भाटा है वो निम्न प्रकार के आते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न जो प्रक्रिया है इससे बनते हैं ज्वार। और ये जो ज्वार है आपके किनारों पर, यानी स्थलीय किनारों पर, जैसे कोई ये स्थलीय भूखंड है, ये क्या है, कोई स्थलीय भूखंड है, ये कोई स्थलीय भूखंड है, यहाँ क्या है, समुद्र है, समुद्र। ठीक है, क्या बन गई, सिजगी की स्थिति बन गई। तो ये जो समुद्री लहरें हैं ऊपर की ओर उठेगी, क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठेगी तो नीचे की ओर भी गिरेगी। तो जब नीचे की ओर गिरेगी, यहाँ से क्या आ रही है, नदी, नदी का ये मुहाना है भैया, इसको सागर में विलीन होना है, उसको सागर में विलीन होना है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये अपने अवसादों को छोड़ रही है, क्या कर रही है, अपने अवसादों को छोड़ रही है। तो अब ये ज्वार आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या आ जाए, ज्वार अब गिर रहा है नीचे भाटा, ये क्या करेगा, इन अवसादों को अपने साथ लेकर के चला जाएगा। तो ऐसी जगह जहां पर क्या आते हो, ज्वार भाटा आते हो, वहां पर डेल्टा बनने में क्या हो जाती है, थोड़ी सी समस्या हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या होगा, नदी मुहाने के समीप कैसा होना चाहिए, बी हो गया कि नदी का मुहाना ज्वार विहीन हो, नहीं तो सारा अवसाद बह करके समुद्र में चला जाएगा, तो डेल्टा ही नहीं बनेगा। सी स्थिति क्या है इसकी, तो सी स्थिति ये है भैया, यानी कि तीसरी जो स्थिति है वो ये है कि नदी के मुहाने के समीप, नदी के मुहाने के समीप, मुहाने के समीप क्या हो, समुद्र उथला हो। नदी के मुहाने के समीप कैसा हो,
समुद्र उथला हो। समुद्र उथला हो कहने का मतलब ये कि मान लो अगर ऐसी स्थिति है, कैसी स्थिति, ये क्या है आपका भूखंड, यहां से अब यहाँ से क्या हो रही है, नदी बह रही है। अब ये जो नदी है यहाँ पे इसने क्या कर दी, अपने अवसाद भी छोड़ दी, यानी कि डेल्टा भी बना दी। अब इसको क्या होना है, समुद्र में विलीन। अब मान लो समुद्र का तट इतने नीचे है, समुद्र का तट इतने नीचे है, यहाँ से नदी को क्या मिल गया, गेफ मिल गए। यहाँ से अगर नदी, समुद्र का तट नीचा होगा, उथला नहीं होगा, तो नदी का जो ये डेल्टा है वो भी उसके साथ सरकते सरकते क्या हो जाएगा, सागर में आकर के गिर जाएगा। बहुत सारा हिस्सा कुछ छूटेगा, कुछ आकर के गिर जाएगा। तो इससे जो एक परिपक्व डेल्टा बनना चाहिए वैसे डेल्टा का यहाँ पर निर्माण नहीं होगा। और यहीं अगर समुद्र उथला हो, यहीं से इसका क्या हो, तल प्रारंभ हो, तो बकायदा बढ़िया यहाँ अवसाद छोड़ देगी और चुपचाप धीरे से आकर के इसमें गिर जाएगी। यानी कि नदी अपने प्रपात के रूप में नहीं गिरना चाहिए, आकर के सीधे से बस इस जल में मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति, यानी कि नदी के मुहाने के समीप समुद्र कैसा होना चाहिए, उथला। ये डेल्टा बनने की क्या होती है, आदर्श स्थिति होती है। और जहां भी नदी का मुहाना हो वहां सागरी जो तरंगे है, डी, नदी के जो नदी मुहाना है, नदी मुहाने के पास सागरी जो लहरें है, सागरी लहरें कैसी हो, लहरें, लहरें कैसी हो, कम सक्रिय हो। सागरी लहरें कैसी हो, कम सक्रिय, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के डेल्टा बनते हैं, लेकिन उसको मैं कल बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बनने की आदर्श स्थिति क्या होती है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब एक यहाँ पर प्रश्न लिखो, मेंस का प्रश्न लिखो। एक क्वेश्चन है, नदी द्वारा अपनी घाटी में निर्मित स्थलाकृतियों का विस्तार से, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, निर्मित स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। यहाँ पर आप नदी की 3 अवस्था लिखोगे, युवावस्था, युवावस्था, मध्यमा यानी कि प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यहाँ पे तीनों अवस्थाएं आपने लिख दी नदी की, ठीक है। इसको सिर्फ डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे तो आपके लगभग यहाँ पर आपके सिर्फ डायग्राम से अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और डायग्राम में ही आप एक एक पॉइंट लिख दोगे, तो यहाँ पर लगभग आपके 30 शब्द चले जाएंगे, 30 शब्द चले जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया भी दे रही हूँ, बन जाएगा 200 शब्द में आराम से, है ना। और उसके बाद फिर इसका साइड हेडिंग, युवावस्था, युवावस्था की साइड हेडिंग दोगे और इससे निर्मित स्थलाकृति 2, 3, बस चित्र बनाना है, यहाँ चित्र बनाना है, चित्र चित्र, और 2-2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है, 2 लाइन लाइन, जिसमें 2 लाइन की आवश्यकता है 2 लाइन में। कुछ ऐसे चित्र है जो एक ही लाइन में एक्सप्लेन हो जाएंगे, कुछ ऐसे चित्र है जिनको 3 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मेजरमेंट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर 50 शब्द, फिर मध्यमावस्था में 50 शब्द, फिर आपकी इसमें क्या नाम है, युवावस्था, मध्यमावस्था, और फिर क्या आ गई, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, यहाँ पे 50 शब्द। यहाँ पे डेल्टा के बारे में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, यानी डेल्टा की जो स्थिति अभी मैंने बताई वो सब नहीं, डेल्टा एक लास्ट स्थलाकृति लिख के नदी मुहाने के समीप अवसादों के निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है, बस इतना ही लिखना है। तो ऐसे करके पूरा आराम से आ जाएगा 200 वर्ड में ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी को लिखो अभी पहले, है ना, फिर उसके बाद और दूंगी, है ना। आज इसी को लिखना है, कर लिए नोट सबने? नहीं होंगे, 200 शब्द में आराम से आ जाएगा। मैंने जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दी हूँ, हाँ अभी रात में कर दूंगी मैं, है ना, अभी रात में कर दूंगी,
आप लोग कल लिखना क्वेश्चन, अभी मैं रात में कर दूंगी इसके, या रात में पढ़ लेना जैसा भी आपको ठीक लगे फिर। चलो तो आज के लिए बस इतना ही है ना। ठीक है, अभी अब मैं अभी नोट्स देती हूँ, फिर उसको पढ़ के और उसके बाद क्वेश्चन लिखना, ठीक है। चले तो अभी आज यही क्लास है, मतलब अब कोई क्लास नहीं होगी, आप लोग जो नोट्स वगैरह है उनको ही पढ़िए, है ना। गुड नाइट सदब जी।